नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस विशेष विश्लेषण में। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां, मतलब चाहे वो ऑनलाइन सामान बेचती हो या आपकी पसंदीदा कॉफी शॉप, अपना काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती हैं? भीड़ होने पर भी लाइनें चलती रहती हैं, ऑर्डर सही समय पर मिल जाते हैं। भाई, इसके पीछे का राज क्या है? आज हम इसी राज की पड़ताल करेंगे। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं परिचालन प्रबंधन या ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और हम खास तौर पर दो चीजों पर ध्यान देंगे। एक तो क्षमता, मतलब कैपेसिटी, यानी कोई सिस्टम कितना काम संभाल सकता है, और दूसरा प्रक्रिया डिजाइन यानी प्रोसेस डिजाइन, काम करने का तरीका कैसा है। हमारी ये जो बातचीत है, इसका आधार है डीजी रीच लर्निंग का मटेरियल परिचालन प्रबंधन, क्षमता और प्रक्रिया डिजाइन पर। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये कंपनियां पर्दे के पीछे ऐसा क्या करती हैं जिससे सब कुछ मक्खन की तरह चलता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप देखें तो बड़ी फैक्ट्रियों या कंपनियों की ही बात नहीं है। हर वो जगह जहां कोई काम हो रहा है, चाहे वो अस्पताल हो, बैंक हो या छोटा सा रेस्टोरेंट, वहां ऑपरेशंस मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है। हाँ। ये चीजों को सुचारू रूप से चलाने का आप कह सकते हैं विज्ञान और कला दोनों है। और इसमें क्षमता और प्रक्रिया डिजाइन, ये दो ऐसे पिलर हैं जिन पर सब कुछ टिका होता है। सही क्षमता होना और काम करने का तरीका सही होना, यही तय करता है कि ग्राहक खुश रहेंगे या नहीं और कंपनी मुनाफे में रहेगी या नहीं। तो शुरुआत क्षमता से करते हैं। मुझे लगता था क्षमता का मतलब बस ये है कि भाई जगह कितनी बड़ी है या मशीनें कितनी हैं, पर शायद ये उससे ज्यादा पेचीदा है। हाँ, थोड़ा ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो क्षमता का मतलब है कि एक सिस्टम एक तय समय में ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट दे सकता है। जैसे एक रेस्टोरेंट एक घंटे में कितने ग्राहकों को खाना खिला सकता है, या एक कॉल सेंटर मान लीजिए एक घंटे में कितनी कॉल्स ले सकता है। समझ गया, लेकिन ये सही क्षमता तय करना तो बड़ा मुश्किल काम होगा ना। अगर रेस्टोरेंट में ज्यादा टेबल लगा दिए और ग्राहक उतने नहीं आए तो खर्चा बढ़ गया। और अगर कम टेबल रखे और वीकेंड पर भीड़ लग गई तो भाई ग्राहक नाराज होकर चले जाएंगे। ये तो एकदम तलवार की धार पर चलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही क्षमता नियोजन यानी कैपेसिटी प्लानिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। अतिरिक्त क्षमता की लागत और मांग पूरी न कर पाने का जो जोखिम है, उसके बीच संतुलन बनाना। और देखिए, क्षमता कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। कंपनियां इसे कम समय के लिए बदल सकती हैं, जैसे ओवर टाइम करवाकर या पार्ट टाइम स्टाफ रखकर। और लंबे समय के लिए भी बदल सकती हैं, जैसे नई ब्रांच खोलकर या कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर। और यहीं पर प्रक्रिया डिजाइन का रोल आता है। आपकी क्षमता कितनी भी हो, अगर काम करने का तरीका ही ठीक नहीं है तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। एक अच्छी प्रक्रिया डिजाइन ही क्षमता का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करती है। और यहीं कुछ बड़े दिलचस्प सिद्धांत काम आते हैं। हाँ, मैंने सुना है क्यूइंग थ्योरी के बारे में। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब शायद लाइनों से है। हम सब कतारों में खड़े हुए हैं, सुपरमार्केट, मूवी टिकट, डॉक्टर के क्लिनिक में, और कभी कभी सोचते हैं अरे यार बस एक और काउंटर खोल देते तो क्या जाता। क्या ये थ्योरी इसी बारे में है? हाँ, काफी हद तक हाँ। क्यूइंग थ्योरी मतलब कतार सिद्धांत असल में इन वेटिंग लाइंस का गणितीय अध्ययन है। ये समझने की कोशिश करता है कि भाई लाइनें क्यों बनती हैं और उन्हें कैसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसमें कुछ मुख्य चीजें देखी जाती हैं। ग्राहक कितनी तेजी से आ रहे हैं, इसे हम आगमन दर या लैम्डा कहते हैं। उन्हें सर्विस देने में कितना समय लग रहा है, ये हुई सेवा दर या म्यू। लाइन में लगने का नियम क्या है, जैसे पहले आओ पहले पाओ, जिसे फीफो कहते हैं। और कितने सर्विस देने वाले काउंटर या लोग, मतलब सर्वर। अच्छा, तो मतलब सुपरमार्केट वाले सच में इसका हिसाब लगाते हैं कि पीक आवर्स में कितने काउंटर खोलने हैं ताकि हमें मान लीजिए 5-10 मिनट से ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। ये तो कमाल है। मतलब हमारे इंतजार के पीछे भी गणित है। वाह। हाँ बिल्कुल। बड़े स्टोर्स और खासकर कॉल सेंटर्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। वो पिछले डेटा का विश्लेषण करते हैं कि किस समय कितने ग्राहक आते हैं, एक ग्राहक पर औसतन कितना समय लगता है, और फिर तय करते हैं कि कितने स्टाफ या काउंटर की ज़रूरत होगी ताकि वेटिंग टाइम एक सीमा के अंदर रहे।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ गणित नहीं है, नहीं? ये सीधे तौर पर ग्राहक संतुष्टि और हाँ, कंपनी की लागत से जुड़ा है। ज्यादा काउंटर मतलब ज्यादा खर्चा, कम काउंटर मतलब नाराज ग्राहक। क्यूइंग थ्योरी इसी संतुलन को साधने में मदद करती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, लाइनों की बात तो हो गई, पर कोई चीज, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस पूरे सिस्टम से होके कितनी तेजी से गुजर रही है, मतलब उसका फ्लो कैसा है, ये कैसे पता चलता है? क्या इसका भी कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का नियम है, लिटिल का नियम या लिटिल्स लॉ। ये कहता है L इक्वल्स लैम्डा टाइम्स W। L इक्वल्स लैम्डा टाइम्स W। सुनने में तो आसान लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? L लैम्डा W। हाँ, बताती हूँ। L का मतलब है सिस्टम में औसतन कितनी चीजें हैं। चीजें मतलब ग्राहक, प्रोडक्ट, फाइलें, कुछ भी। इसे इन्वेंट्री भी कहते हैं। लैम्डा वही आगमन दर है, मतलब कितनी तेजी से चीजें सिस्टम में आ रही हैं। और W का मतलब है एक चीज सिस्टम में औसतन कितना समय बिताती है। इसमें इंतजार का और प्रोसेसिंग का दोनों का समय शामिल है। वेटिंग या थ्रूपुट टाइम कह सकते हैं। अच्छा, तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक छोटी फैक्ट्री है जो हाथ से बने खिलौने बनाती है। वहां औसतन 20 खिलौने L हमेशा बनने की प्रक्रिया में रहते हैं, और एक खिलौना शुरू से आखिर तक बनने में औसतन 4 घंटे W लेता है। तो लिटिल के नियम से लैम्डा इक्वल्स टू LW इक्वल्स टू 20 खिलौने भागे 4 घंटे इक्वल्स टू 5 खिलौने प्रति घंटा। ओह, मतलब फैक्ट्री हर घंटे 5 खिलौने बनाकर तैयार कर रही है। यही उसका थ्रूपुट हुआ। बिल्कुल सही समझे आप। और इसकी खूबी ये है कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों पर नहीं, हर तरह की प्रक्रिया पर लागू होता है। आपकी कॉफी शॉप वाला उदाहरण लें। अगर वहां प्रति घंटे 30 ग्राहक लैम्डा आते हैं और औसतन हर ग्राहक 10 मिनट यानी 16 घंटा W दुकान में बिताता है, तो दुकान में किसी भी समय औसतन L इक्वल टू 30 इंटू 16 इक्वल टू 5 ग्राहक होंगे। वाह, ये तो कमाल का टूल है। तो अगर किसी मैनेजर को लगता है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा चीजें फंसी हुई हैं, मतलब L ज्यादा है, या फिर चीजों को निकलने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, मतलब W ज्यादा है, तो लिटिल का नियम बता सकता है कि कहीं तो गड़बड़ है, या तो क्षमता कम है या प्रक्रिया धीमी है। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। ये बॉटलनेक यानी रुकावटों को पहचानने में बहुत मदद करता है। अगर W बहुत ज्यादा है तो सवाल उठता है कि भाई इतना समय लग क्यों रहा है? क्या प्रक्रिया में कोई फालतू का स्टेप है? क्या कहीं पर काम अटक जाता है? और यहीं पर प्रोसेस फ्लो थ्योरी तस्वीर में आती है। प्रोसेस फ्लो थ्योरी। अच्छा, ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी काम को करने के पूरे रास्ते का नक्शा बनाना। बिल्कुल। प्रोसेस फ्लो थ्योरी इसी पर फोकस करती है। किसी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस देने के लिए ज़रूरी सारे कदमों यानी एक्टिविटीज़ के क्रम को डिज़ाइन करना और उसका विश्लेषण करना। इसके लिए अक्सर प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाए जाते हैं, विजुअली देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण लें। ऑर्डर लेने से लेकर किचन में भेजने, फिर खाना बनने, टेबल पर आने, फिर बिल बनने और पेमेंट होने तक, ये पूरा एक फ्लो है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो शायद पता चले कि अरे बिल बनने में ही बेवजह देर हो रही है, या किचन में 2 शेफ एक ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ। एकदम सही। इस मैपिंग से पता चलता है कि कहाँ समय बर्बाद हो रहा है, कहाँ चीजें अटक रही हैं जिन्हें हम बॉटलनेक कहते हैं, कहाँ दोहराव हो रहा है। इसमें कुछ खास चीजें देखी जाती हैं, जैसे साइकिल टाइम, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना समय लगता है, और थ्रूपुट टाइम, पूरा प्रोसेस शुरू से अंत तक कितना समय लेता है, जिसमें इंतजार का समय भी शामिल है। आपने शायद लीन मैन्युफैक्चरिंग या सिक्स सिग्मा के बारे में सुना होगा। ये तरीके इसी प्रोसेस फ्लो को सुधारने पर जोर देते हैं। फालतू चीजें, जिसे वेस्ट कहते हैं, वो हटाना, गलतियां यानी डिफेक्ट्स कम करना और प्रक्रिया को ज्यादा भरोसेमंद बनाना। कार कंपनियां अपनी असेंबली लाइन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रोसेस फ्लो का विश्लेषण करती रहती हैं। आजकल तो इसमें टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का भी बड़ा हाथ होगा, है ना? क्या रोबोट्स और सॉफ्टवेयर ही इन समस्याओं का हल है? टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से मदद करती है, इसमें कोई शक नहीं। रोबोट्स असेंबली लाइन पे तेजी और सटीकता से काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑर्डर प्रोसेसिंग को ऑटोमेट कर सकता है। लेकिन ये हमेशा एकमात्र या सबसे अच्छा समाधान नहीं होता। कई बार मानवीय समझ, लचीलापन और गुणवत्ता नियंत्रण जरूरी होता है।
सबसे अच्छा तरीका अक्सर इंसान और मशीन के बीच सही तालमेल बिठाना होता है। ठीक है, तो हमने क्षमता समझी, लाइनों का गणित देखा, सिस्टम की रफ्तार नापने का तरीका यानी लिटिल का नियम जाना, और काम करने के तरीके प्रोसेस फ्लो को सुधारने की बात की। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज़ें कहाँ रखी हैं, मशीनें कहाँ लगी हैं, लोग कहाँ बैठते हैं, मतलब जगह का लेआउट क्या, इसका भी कोई असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। फैसिलिटी लेआउट यानी सुविधा विन्यास का सीधा असर पड़ता है कि चीजें कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। मतलब फ्लो कैसा है, कितनी लागत आती है और कुल मिलाकर उत्पादकता कितनी है। गलत लेआउट से बहुत समय और पैसा बर्बाद हो सकता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इसके कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, कुछ प्रोडक्ट, प्रोसेस, सेल्यूलर और फिक्स पोजीशन लेआउट। ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। क्या आप इन्हें आसान शब्दों में समझा सकती हैं, शायद किसी उदाहरण से? जरूर। इन्हें किचन के उदाहरण से समझना शायद सबसे आसान हो। पहला है प्रोडक्ट लेआउट। सोचिए आप सैंडविच बनाने की एक लाइन लगा रही हैं। पहले ब्रेड रखी, फिर सब्जी, फिर सॉस, फिर पैक किया। सब कुछ एक सीधी लाइन में। ये कार असेंबली लाइन जैसा है। ये तब अच्छा है जब आपको एक ही तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा बनानी हो। तेज़ होता है, लेकिन अगर आपको अचानक सैंडविच की जगह पास्ता बनाना पड़े तो पूरी लाइन बदलनी पड़ेगी। मतलब लचीलापन कम होता है। अच्छा, समझ गया। मतलब एक ही काम के लिए पूरी तरह समर्पित लाइन। हाँ, दूसरा है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट ये आपके आम किचन जैसा है, जहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग कोने हैं। एक जगह कटिंग चॉपिंग का एरिया, एक जगह बेकिंग का ओवन, एक जगह फ्राइंग पैन। आप जरूरत के हिसाब से चीज़ों को इन कोनों के बीच ले जाते हैं। अस्पताल ऐसे ही काम करते हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग, सर्जरी अलग, मरीज ज़रूरत के हिसाब से विभागों के बीच जाते हैं। ये बहुत लचीला होता है। आप कई तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बार बार इधर उधर ले जाना पड़ता है, जिससे समय ज़्यादा लग सकता है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। समझ गया। तीसरा आपने बताया सेल्यूलर लेआउट, ये क्या है? हाँ, ये प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट का एक तरह से मिश्रण है। सोचिए आपने किचन में एक ब्रेकफास्ट स्टेशन बना दिया, जहाँ टोस्टर, एग बॉयलर, कॉफ़ी मेकर सब एक साथ रख दिए। ये एक सेल है जो ब्रेकफास्ट से जुड़े सारे काम कर सकता है। इसी तरह फैक्ट्रियों में एक जैसे पार्ट्स बनाने वाली सारी मशीनें एक सेल में रख दी जाती हैं। इससे प्रोडक्ट लेआउट जैसी थोड़ी तेज़ी भी मिलती है और प्रोसेस लेआउट जैसा थोड़ा लचीलापन भी। लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका खूब इस्तेमाल होता है। दिलचस्प। और आखिरी था फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब चीज़ इतनी बड़ी या भारी हो कि उसे हिलाना मुश्किल हो, जैसे हवाई जहाज़ बनाना या कोई बिल्डिंग बनाना। यहाँ प्रोडक्ट मतलब हवाई जहाज़ या बिल्डिंग एक जगह रहता है और सारे कारीगर, औजार, सामान वहीं लाए जाते हैं। इसमें तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। वाह, ये किचन वाला उदाहरण तो कमाल का था। अब ये चारों लेआउट एकदम साफ हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सबसे अच्छा लेआउट नहीं होता, ये पूरी तरह काम पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हर लेआउट के अपने फायदे और नुकसान हैं। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आप क्या बना रहे हैं, कितनी मात्रा में बना रहे हैं, कितनी वैरायटी है और हाँ, आपको कितना लचीलापन चाहिए। अब देखिए, ये सारी बातें, क्षमता, कतारें, लिटिल का नियम, प्रोसेस फ्लो और लेआउट, ये सब अलग-अलग नहीं हैं। ये सब आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक सफल ऑपरेशन चलाने के लिए इन सबको एक साथ साधना पड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो क्यूइंग थ्योरी हमें बताती है कि मांग को पूरा करने के लिए कितनी क्षमता, जैसे कितने काउंटर चाहिए। लिटिल का नियम हमें बताता है कि हमारी प्रक्रिया कितनी तेज है और कहाँ अटक रही है। प्रोसेस फ्लो हमें उस प्रक्रिया को सुधारने का रास्ता दिखाता है और फैसिलिटी लेआउट ये सुनिश्चित करता है कि जगह का इस्तेमाल उस सुधरी हुई प्रक्रिया को सपोर्ट करे। ये सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। क्या इसका कोई असली दुनिया को उदाहरण दे सकती हैं जहां ये सब एक साथ काम करते दिखें? शायद वही बैंक वाला उदाहरण ले लें। हाँ, बैंक एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए एक बैंक मैनेजर है जो ग्राहकों की लंबी लाइनों और धीमी सर्विस से परेशान है। वो क्यूइंग थ्योरी का इस्तेमाल करके विश्लेषण कर सकती है कि पीक आवर्स में कितने ग्राहक आते हैं और औसतन एक ग्राहक पर कितना समय लगता है, ताकि वो सही संख्या में टेलर काउंटर खोल सकें, शायद वीकेंड पर ज़्यादा।
वो लिटिल के नियम L = λW से देख सकती है कि औसतन कितने ग्राहक ब्रांच में इंतजार कर रहे हैं L और उन्हें कुल कितना समय लग रहा है W। अगर W बहुत ज्यादा है तो मतलब साफ है, प्रक्रिया धीमी है। फिर वो प्रोसेस फ्लो मैपिंग करके देख सकती है कि खाता खोलने या लोन देने की प्रक्रिया में कहाँ-कहाँ देरी हो रही है। क्या कोई फॉर्म फालतू है? क्या अप्रूवल में ज्यादा समय लगता है? वो इन बॉटलनेक को हटाकर प्रक्रिया को तेज कर सकती है। और वो फैसिलिटी लेआउट, शायद प्रोसेस लेआउट जैसा का इस्तेमाल करके अलग-अलग सेवाओं जैसे पूछताछ, कैश, लोन, इनके काउंटर इस तरह लगा सकती है कि ग्राहकों को आसानी हो और स्टाफ भी कुशलता से काम कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी सिद्धांतों को एक साथ लागू करके बैंक न सिर्फ अपनी लागत कम कर सकता है, बल्कि ग्राहकों को बेहतर और तेज सर्विस देकर उन्हें खुश भी रख सकता है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ये हमेशा इतना आसान नहीं होता। इसमें कई चुनौतियां हैं, कई ट्रेड ऑफ्स हैं। क्षमता बढ़ाने में पैसा लगता है, प्रक्रिया बदलने में समय और मेहनत लगती है। हमेशा लागत, दक्षता, गुणवत्ता और लचीलेपन के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। और फिर बाहरी चीजें भी हैं। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, ग्राहकों की उम्मीदें बढ़ रही हैं, नए नियम आ रहे हैं। आजकल तो सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो गया है। कंपनियां अब ऐसी प्रक्रियाएं डिजाइन करने की कोशिश कर रही हैं जिनसे ऊर्जा कम लगे, कचरा कम निकले। इसमें भी ये सिद्धांत मदद कर सकते हैं, जैसे एक बेहतर लेआउट से ट्रांसपोर्टेशन कम करके कार्बन फुटप्रिंट घटाया जा सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, जाने से पहले अगर हमें आज की चर्चा से कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? जैसे अक्सर लोग पूछते हैं, क्षमता और थ्रूपुट में मुख्य अंतर क्या है? हाँ, अच्छा सवाल है। क्षमता है कि आप कितना कर सकते हैं, ये आपकी अधिकतम सीमा है। जबकि थ्रूपुट है कि आप असल में कितना कर रहे हैं, ये आपकी वास्तविक रफ्तार है। आपकी थ्रूपुट कभी आपकी क्षमता से ज्यादा नहीं हो सकती और अक्सर बॉटलनेक की वजह से कम ही होती है। और लिटिल का नियम L = λW क्यों इतना काम का है? उसे क्यों याद रखें? क्योंकि ये तीन बहुत जरूरी चीजों, सिस्टम में कितनी चीजें हैं L, कितनी तेजी से आ रही हैं लैम्डा और कितना समय बिता रही हैं W के बीच एक सीधा सरल सा रिश्ता बताता है। इससे आप बॉटलनेक पहचान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आपकी प्रक्रिया कितनी कुशल है या कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये बहुत पावरफुल है। और प्रोसेस फ्लो सुधारने से लागत कैसे कम होती है, ये भी बता दीजिए संक्षेप में। देखिए, जब आप प्रोसेस फ्लो का विश्लेषण करके फालतू के कदम हटाते हैं, देरी कम करते हैं और गलतियां सुधारते हैं, तो काम तेजी से होता है ना? संसाधन कम बर्बाद होते हैं, चाहे वो समय हो, मटेरियल हो या लोगों की मेहनत, और गुणवत्ता बेहतर होती है। इन सबसे सीधे तौर पर लागत कम होती है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं, क्षमता और प्रक्रिया डिजाइन को समझा। हमने देखा कि कैसे क्यूइंग थ्योरी, लिटिल का नियम, प्रोसेस फ्लो और फैसिलिटी लेआउट जैसे सिद्धांत मिलकर किसी भी संगठन को कुशलता से चलाने में मदद करते हैं। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मैनेजरों के लिए नहीं है। हम सब अपने आसपास इन चीज़ों को काम करते हुए देखते हैं, दुकान में, बैंक में, डिलीवरी सर्विस में। इन्हें समझने से हमें ये दुनिया थोड़ी बेहतर समझ आती है कि चीज़ें चलती कैसे हैं। किसी काम को होते हुए देखें तो जरा इन सिद्धांतों के नजरिए से उसे देखने की कोशिश करें। क्या आपको कोई पैटर्न दिखता है? क्या कोई स्पष्ट बॉटलनेक नजर आता है? क्या आपको लगता है कि प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है? और क्या हमेशा टेक्नोलॉजी ही जवाब है, या कभी-कभी बस प्रक्रिया में एक छोटा सा बदलाव ज्यादा असरदार हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।